नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मूल अधिकार पे या मौलिक अधिकार पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार पे या मूल अधिकार पे, ठीक है, दोनों एक ही है। इसके पहले हमने भाग 1 का चर्चा कर लिया, भाग 2 का चर्चा कर लिया। भाग में 1 में हम लोग राज्यों का गठन कर लिया, भाग 2 में नागरिकता हमने देख लिया और भाग 3 में अब हम लोग मौलिक अधिकार को देखने जा रहे हैं। हम लोग राज्य बना लिए हैं, उसमें नागरिक बसा दिए हैं, ठीक है। अब नागरिक के क्या क्या अधिकार होंगे हम उनको देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है। इसको भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया। आर्टिकल 12 से 35 में इसको रखा गया। आर्टिकल 12 से 35 में रखा गया। इसको यूएसए से लिया गया, इसको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है, इसको यूएसए से लिया गया, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा का भी संज्ञा दिया जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा का भी संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। शुरू में जिस टाइम हमारा संविधान बना था उस टाइम हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। छठा मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, उसको हटा दिया गया। अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। यहाँ पर बोलता है कि संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 301 के तहत हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे जिस टाइम हमारा संविधान बना था, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है और संपत्ति का एक 7वां मौलिक अधिकार था जो हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। संविधान से उसको हटा दिया गया और उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 301 के तहत, ठीक है। कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया है। इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 के तहत। अगर मौलिक अधिकार कोई भी चीज़ रहता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार रहेगा तो उस पर उल्लंघन उसका होगा तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। अगर वो कानूनी अधिकार रहेगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? समता का और समानता का अधिकार। समता या समानता दोनों एक ही है, ठीक है। समता या समानता अनुच्छेद 14 से 18, समता या समानता। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति पे शोषण होगा उसके विरुद्ध अधिकार लाया गया का अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में। आपकी धर्म की स्वतंत्रता है, यहाँ पे आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उस अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा के लिए अनुच्छेद 29 से 30 में इसको लिखा गया। आर्टिकल 29 से 30 में इसको जगह दिया गया। किसको? शिक्षा का एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार को। और छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आर्टिकल 32 में रखा गया। इसको आर्टिकल 32 में रखा गया। तो मौलिक अधिकार का परिभाषा क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। या जनता को, यहाँ पे बोल रहे हैं जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार है जो उनको हितों का संरक्षण करते हैं। क्या बोलता है कि यह जनता को प्रदत्त वैसे अधिकार है, ठीक है। या जनता को प्रदत्त वैसे अधिकार है जो उनको मौलिक अधिकारों का, उनके हितों का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग इसको मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में एक आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 इस तरह से अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा मूल अधिकार निलंबन कब हो सकता है। जो हमारा मूल अधिकार है वो निलंबन कब हो सकता है, ठीक है। तो जब देश में कोई आपातकाल का स्थिति आ जाए, या बाहरी आक्रमण हो जाए, या हमारे देश पे कोई बाहरी आक्रमण आकर कर दे, तो उस स्थिति में हमारा जो ये मूल अधिकार है वो निलंबन हो जाएगा। हमारा ये मूल अधिकार है वो निलंबन हो जाएगा।
हमारा मूल अधिकार फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारा मूल अधिकार कब निलंबन होगा? जब देश में कोई आपातकाल आ जाए। जैसे देश में कोई आपातकाल आ जाए, जैसे इंदिरा गांधी का टाइम में आपातकाल आया था, ठीक है, या देश में कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, हो या देखो भारत पे या कोई चाइना कभी वार कर दे, भारत पे चाइना कभी वार कर दे या पाकिस्तान वार कर दे, ठीक है, या देश में बाहरी आक्रमण हो जाए, भारत और चाइना में युद्ध हो जाए, तो उस टाइम क्या है, हमारा ये मौलिक अधिकार जो है वो क्या हो सकता है? निलंबन हो सकता है। हमारा मौलिक अधिकार निलंबन हो सकता है। लेकिन एक अधिकार आपको निलंबन नहीं होगा, आर्टिकल 21, उसमें है प्राण की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता उसमें है, ठीक है। तो हमारा मौलिक अधिकार कब निलंबन होगा? जब देश में कोई आपातकाल आ जाएगा या बाहरी आक्रमण होगा, तो हमारा मौलिक अधिकार क्या होगा? निलंबन होगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। इसको कौन निलंबन करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन होंगे। प्रतिबंध, हमारा मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध कौन लगा सकता है? हमारा मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो हमारा मूल अधिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध संसद लगा सकती है। राष्ट्रपति यहाँ नहीं लगाएगी, यहाँ संसद लगाएगी। वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति, जिस टाइम बाह्य आक्रमण होगा या देश में किसी भी प्रकार का आपातकाल आ गया, तो उसमें क्या होगा? राष्ट्रपति हमारे मूल अधिकारों का खत्म कर देंगे, राष्ट्रपति हमारे मूल अधिकारों का निलंबन कर देंगे, मतलब हमारे पास ये अधिकार नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि मूल अधिकारों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध संसद लगाती। संसद लगाती, कौन? संसद लगाती। जैसे में 3 तलाक, जो 3 तलाक था वो क्या था? महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन कर रहा था। 3 तलाक महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन कर रहा था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अब खत्म कर दिया है। इसको संसद हमेशा के लिए बैन कर दिया। 3 तलाक अब लागू नहीं हो सकता। रक्षक, अगर ठीक है, हमने देखे निलंबन कौन किया, प्रतिबंध कौन किया, और हम देखेंगे कि हमारे मूल अधिकार का रक्षक कैसे होगा। जब हमारा मूल अधिकार का हनन होगा, जब हमारा मूल अधिकार का हनन होगा तो उसका रक्षक कौन करेगा? जैसे कि मेरा जीने का अधिकार है, उसका कोई हनन कर रहा है, या जो मेरा मूल अधिकार है हमारे साथ कोई भेदभाव कर रहा है, तो उसका रक्षक कौन होगा? उसका रक्षक होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट वाद योग, मतलब क्या है, मतलब वाद योग कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है। जैसे कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? चर्चा विचर्चा कर सकता है। ये वाद योग है। सुप्रीम कोर्ट में ये क्या है? वाद योग है। और ये क्या है? परिवर्तनीय है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको क्या कर सकती है? परिवर्तनीय कर सकती है, ठीक है। तो हमारे मूल अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। तो हमारे मूल अधिकार का रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा होगा। कब निलंबन होगा? जब देश में कोई आपातकाल आएगा या बाहरी आक्रमण होगा, ठीक है। हमेशा के लिए प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। हमेशा के लिए प्रतिबंध हमारे मूल अधिकार पे संसद लगा सकता है। जैसे में 3 तलाक, जैसे में 3 तलाक। और क्या बोला? हमारा मूल अधिकार का रक्षक कौन बनेगा? तो रक्षक बनेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। उसके ऊपर वाद योग है, सुप्रीम कोर्ट वाद योग है, ठीक है। चलिए यहाँ का, उसके बाद अब हम देखते हैं आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। अगर नोट डाउन करना होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 12 को, अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 12 को, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 में परिभाषा लिखा हुआ, इसका परिभाषा लिखा हुआ। बोला गया कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, इसमें बोला गया कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करता है, लोगों का मूल अधिकारों का हनन करता है। इसमें बोला गया, अनुच्छेद 12 में परिभाषा लिखा हुआ है, ठीक है, कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के मूल अधिकारों को हनन करता है। लेकिन राज्य ऐसा कानून बना सकता है जो कानून से लोग उनके कानून का पालन करें। लेकिन कुछ कानून ऐसा बना सकते हैं राज्य या सेंटर जो कानून सरकार बनाए उनके पालन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करता है। ये 12 में बोला गया। सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल मतलब इसमें संविधान में राज्य जो है ना, संविधान में इसका अलग भाषा चलता है। संविधान में राज्य का मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो क्या करेगा? लोगों के मूल अधिकारों का हनन करेगा। इलेक्ट्रिक बोर्ड, ONGC, ये सब ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करे। तो अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है? उसका परिभाषा लिखा हुआ है, उसका परिभाषा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? तो आर्टिकल 13 बोला गया अल्पीकरण, डेगोरेशन। अल्पीकरण, डेगोरेशन मतलब ये क्या? असंगत, असंगत। बोला गया कि आपको तो अधिकार दिया जाता है, ठीक है, आपको तो अधिकार दिया जाता है, लेकिन आप कोई व्यक्ति को, आपको अधिकार है, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है, तो कोई व्यक्ति को आप गाली तो नहीं दे दीजिएगा।
आप कोई व्यक्ति को बेमतलब को तो पीट नहीं दीजिएगा। तो ये क्या बोलता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या करता है, अनुच्छेद 13 के तहत आपका क्या करता है, आपका मूल यहाँ पे क्या करता है, आपका अनुच्छेद 13 के तहत आपका मूल अधिकारों का यहाँ पे, लोगों का मूल अधिकारों का यहाँ पे हनन होता है। ठीक है, असंगत क्या बोला गया कि असंगत, आप असंगत काम करेंगे तो आपका यहाँ पे मूल अधिकार जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको जो अधिकार दिया गया आप वो अधिकार को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते। ठीक है, किसी को बेमतलब को आप नहीं पीट दीजिएगा, किसी को बेमतलब को आप गाली नहीं दे दीजिएगा। वो क्या हो जाएगा, असंगत नहीं तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। संविधान कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि इससे पहले ठीक है सारे कानून बनेंगे जो अभी भी लागू रहेंगे। बोले अनुच्छेद 13 कहता है कि पहले जितने भी सारे कानून बने थे वो अभी भी लागू रहेंगे, बशर्ते मौलिक अधिकार का हनन ना हो रहा, मौलिक अधिकार को कोई चोट नहीं पहुंचा रहा, तभी लागू हो सकता है। जैसे आईपीसी का धारा 1860-61 में बना था, वो अभी भी लागू है। ठीक है, वो अभी भी लागू है, हमारा कोई मौलिक अधिकार का वो हनन नहीं पहुंचा रहा। जैसे कि पर्सनल लॉ, जैसे पर्सनल लॉ में था 3 तलाक था, क्या कर महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था। 3 तलाक इसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया। ठीक है, 3 तलाक यहाँ पे खत्म कर दिया गया क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था। पहले एक एजुकेशन एक्ट था, उसके लिए लाया गया था जो दलित बच्चे होंगे वो क्लास में बैठकर नहीं पढ़ेंगे। वो एजुकेशन एक्ट में क्या बोला गया था, एक एजुकेशन एक्ट पहले लाया गया था, उसमें बोला गया था जो दलित बच्चे होंगे क्लास में बैठकर नहीं पढ़ेंगे, वो बाहर बैठकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, हमारे मौलिक अधिकार का ये हनन कर रहा था। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार का ये क्या कर रहा था, हनन कर रहा था। इसको अब खत्म कर दिया गया। इसमें बोला गया जो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं चलेंगे, वो यहाँ पे क्या होगा, नहीं चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकार को हनन करता। आर्टिकल 13 कहता है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकार को क्या करता है, हनन करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आर्टिकल 14 पे। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इसमें बोलता है आर्टिकल 14 विधि के समझ समानता, विधि का समझ समानता। यहाँ पे आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 12 हम देख चुके हैं, आर्टिकल 13 देख लिए, अब आर्टिकल 14 को देख रहे हैं। यहाँ बोल रहा है विधि के समझ समानता। ठीक है, EBL इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समझ समानता। जो कानून होंगे ना, कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। ठीक है, कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। तो आप देखते होंगे कि एक महिला रहती है संविधान के बुक में, उसके आंख पे पट्टी लगा हुआ रहता है, वो कुछ नहीं देखती है, वो कुछ नहीं देखती। इसमें बोला गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब क्या, कानून के समझ सभी लोग क्या है, सभी लोग कानून के सामने सभी लोग समान है। ठीक है, कानून के सामने सभी लोग समान है। तो विधि के समझ समानता, EBL इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब यहाँ बिफोर का मतलब अथी नहीं हुआ, यहाँ बिफोर का मतलब हुआ सामने है। ठीक है, यहाँ बिफोर का मतलब सामने। तो ये सिद्धांत कौन दिया था, AB डाइसी ने पहली बार बोला था कि विधि के समझ समानता। ये सबसे ज़्यादा यूके में लागू है, ये यूके में लागू है, अभी भी यूके में क्या, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में क्या है कि वहाँ पे सभी लोग का कानून क्या है, समान है। बच्चा भी है उसके ऊपर भी कानून समान है। वहाँ के एलिजाबेथ जो रानी है उसके ऊपर भी कानून समान है। यूनाइटेड स्टेट में सभी के ऊपर क्या है, कानून समान है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि कानून का समान संरक्षण, मतलब कानून का समान संरक्षण तो होगा, ठीक है, लेकिन कानून का समान संरक्षण होगा लेकिन देखते हुए, ठीक है, बच्चे और बुजुर्ग लोगों को देखते हुए। बच्चे यहाँ पर बोला गया कि कानून का समान संरक्षण, ये अमेरिका का है, ये यूनाइटेड स्टेट किंगडम का, ये भारत में 20% ये लागू होता है, ये 80% लागू होता है। ये भारत में 80% लागू होता है, ये कानून भारत में 20% लागू होता है। यहाँ बोला गया कानून का समान संरक्षण, जो कानून होगा सभी को समान संरक्षण होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक छोटा बच्चा है, वो बड़े लोग हैं, ठीक है, तो बड़े लोग ट्रेन में उनको मतलब बड़े लोग को फुल टिकट लगते हैं और छोटे बच्चे के हाफ लगते हैं।
8 साल जैसे 10 साल 12 साल का है तो उनको हाफ टिकट लगता है, लेकिन बड़े लोग हैं 18 साल के ऊपर उसको क्या लगता है, फुल टिकट लगता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ को देखते हुए किया गया, यहाँ पे कुछ चीज़ को देखते हुए किया गया कि कानून का समान संरक्षण तो रहेगा लेकिन देखते हुए। तो ये यूएसए से लिया गया, ये यूएसए से लिया। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर भारत में भी समान कानून है, राष्ट्रपति के ऊपर भी भारत में समान कानून है। राष्ट्रपति भी मर्डर कर देंगे तो उनके ऊपर भी वही कानून लगेगा, लेकिन राष्ट्रपति को पद पे रहते हुए उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति अगर अपने पद पे बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर कोई भी केस नहीं लगेगा, उनको पद से हटने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होंगे। और राज्यपाल का भी यही है, अनुच्छेद 162 के तहत बोला गया है कि राज्यपाल जब तक अपने पद पे रहेंगे उनके ऊपर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा, वो पद से हटेंगे तब उनके ऊपर केस चलाया जाएगा। राष्ट्रपति का यहाँ क्षमा का क्या है, अधिकार है। अगर राष्ट्रपति के ऊपर यहाँ पे केस कर देंगे पद के रहते हुए तो यहाँ पे क्या है, क्षमा का अधिकार, वो क्षमा कर लेंगे अपने आप को। तो इसीलिए बोला गया है, कितना बढ़िया कानून है, बोला गया यहाँ पे राष्ट्रपति के ऊपर भी लगेगा इल्जाम, लेकिन वो पद पे रहेंगे तब तक नहीं लगेगा, वो पद से हट जाने के बाद उनको ऊपर केस चलेगा। और राज्यपाल का भी वही नियम है, ठीक है। अब हम लोग अनुच्छेद 14 को देख चुके हैं, अब हम लोग अनुच्छेद 15 को देख रहे हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। बोला गया यहाँ पे कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव आप नहीं कर सकते। आप बोले धर्म, आप जैसे कि कोई ऊंचे धर्म के कोई नीचे धर्म के, तो धर्म के आधार पे भारत में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आप भेदभाव कीजिएगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर कानून आर्टिकल 15 में बना हुआ है, आर्टिकल 15 में इसका लिखा हुआ है, ठीक है। कि धर्म के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, उसके आधार पे आप क्या करेंगे, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। जाति के मतलब वो कोई भी जाति का, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, भेदभाव आपको करने का अधिकार नहीं है, उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। वंश के आधार पे, वंश के आधार पे भी पहले आप भेदभाव नहीं करेंगे। पहले होता था वंश के आधार पे भी, पहले बहुत भेदभाव होता था, लेकिन अब वंश के आधार पे नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पे, महिला हो पुरुष हो, आप लिंग के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कोई लोग बिहार में जन्मा, वो महाराष्ट्र में रहता है तो बोलेगा ये बिहारी, ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। जन्म के आधार पर भी क्या है, आप भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे पूरे देश में एक ही कानून है, पूरे देश में एक ही कानून है, आप कोई भी चीज़ पे भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, आप भेदभाव कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं। जैसे भलाई के लिए, भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी महिलाओं के लिए नहीं है। जैसे सेना में, आर्मी में महिलाएं नहीं जा सकती, उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी, जहाँ पे भारी काम है वहाँ पे महिलाएं काम नहीं कर सकती। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे सभी को, महिलाएं पुरुष सभी समान है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बोला गया। भलाई के लिए आप भेदभाव कीजिए, ठीक है, इसके ऊपर मना नहीं है, लेकिन आप ऐसे कोई व्यक्ति को टारगेट करके उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी आधार पे। तो जैसे कि महिलाएं आर्मी में नहीं जा सकती है, ठीक है, उसका हैवी ड्यूटी, महिलाएं भारी काम नहीं कर सकती है ज़्यादा, तो इसके लिए क्या बोला गया है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आरक्षण की बात किया गया, नीचे तबकों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण। आरक्षण बोलता है, आरक्षण क्यों है, महिलाओं के साथ आरक्षण क्यों, महिलाओं को पुरुष के समान लाने के लिए आरक्षण दिया गया है, ठीक है। पुरुष के समान, पहले महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब हर लड़कियां, हर महिलाएं जाकर बाहर में पढ़ती है, जॉब करती है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे महिलाओं का आरक्षण दिया गया। क्यों? क्योंकि महिलाएं पुरुष का समान हो, महिलाएं पुरुष का समान दिखने के लिए क्या किया गया, आरक्षण यहाँ पे लाया गया कि हाँ, पुरुष जितना अधिकार महिलाओं को भी है। अब हम लोग आर्टिकल 15 पे चर्चा कर लिए, अब हम लोग आर्टिकल 16 पे चर्चा करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या करने जा रहे हैं, आर्टिकल 16 पे। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 को, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, ठीक है।
आर्टिकल 16 बोलता है कि लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता मतलब सरकारी नौकरी में सभी लोग समान होंगे। यहाँ पे बोलता है कि सरकारी पद जो होंगे भारत में उस पे क्या होंगे, सभी लोग समान होंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि लोक नियोजन में समानता, यहाँ पे आपके ऊपर जाति के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप ये जाति का है तो आपको सरकारी जॉब मिल जाएगा, आप ये जाति का है तो आपको मिल जाएगा, आप ये धर्म का है तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, लोक नियोजन की समानता। यहाँ पे क्या बोलता है, लोक नियोजन की मतलब सभी को समान अधिकार है, सभी को समान अधिकार है सरकारी नौकरी में, ठीक है। सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार। लेकिन आप बोलिएगा कि महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या आरक्षण की व्यवस्था, उनको ज़्यादा छूट दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, समझिए। तो आरक्षण, यहाँ पे आरक्षण है, ठीक है। जाति के नाम पे भी आरक्षण है, जाति के नाम पे आरक्षण है। नीचे जाति को ऊपर उठाने के लिए ऐसा आरक्षण की व्यवस्था किया है। आरक्षण भारत सरकार क्यों लाए, निचले जाति को दबा दिया जाता था बड़े जाति के द्वारा, ठीक है। निचले जाति को दबा दिया जाता था बड़े जाति के द्वारा, इसीलिए सरकार निचले जाति को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। तो यहाँ पर बोला गया कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा, ठीक है। जाति के आधार पर यहाँ पे क्या मिलेगा, सरकारी जॉब में आरक्षण मिलेगा, लेकिन जाति के आधार पर। लेकिन क्यों मिलेगा, क्योंकि निचले तबकों को ऊपर उसको उठाना है, नीचे तबकों को सरकार के क्या है, उसके लेवल में लाना है। जिस दिन आप और वो दोनों एक लेवल में आ जाएंगे ना, एक कुर्सी पे आ जाएंगे ना, उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, ठीक है। उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। लिंग के नाम पे भी आरक्षण है। लिंग के आप बोलिएगा महिलाओं को क्यों आरक्षण है, महिलाएं के यहाँ पे दबाया जाता था, महिलाओं को भी यहाँ पे क्या किया जाता था, दबाया जाता था। महिलाओं पे अत्याचार होता था, उनको घर से बाहर नहीं निकलने के लिए दिया जाता था, उनको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। क्यों, क्योंकि वो लड़की है, वो बाहर जाएगी तो वो भाग जाएगी। ऐसा ऐसा लोगों का मन में धारणा बन चुका था, ठीक है, ऐसा ऐसा लोगों के मन में धारणा बन चुका था। तो यहाँ पे क्या किया, सरकार महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाओं को ऊपर उठाने का कोशिश की, महिलाओं को ऊपर उठाने का कोशिश किया। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन स्थान के आधार पर। अब बोलिएगा स्थान के आधार पे भी क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि अब कोई पिछड़ा मतलब पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक है, अब उसको उठाने के लिए उस गांव से मानिए कि कोई भी व्यक्ति आज तक सरकारी नौकरी में नहीं गया, वहाँ पे नहीं लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे सरकार क्या करेगी, आरक्षण देगी। वहाँ पे सरकार क्या करेगी, आरक्षण देगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जैसे कि सुकमा है, ठीक है, सुकमा जैसे क्षेत्रों में सरकार की आरक्षण दी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को सरकार ने स्पेशल आरक्षण। जैसे कि असम के लोग जब सेना में जाते हैं तो उनका हाइट नहीं पूरता, तो उनको हाइट के लिए आरक्षण दिया गया। आप बोलिएगा कि ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, हम भी पुरुष है, मेरा हाइट नहीं पूर रहा है, नहीं ले रहा है, इसको हाइट पूर रहा है, इसका भी हाइट नहीं पूर रहा है तो इसको ले रहा है, तो उसको क्या आरक्षण है, उसको क्या आरक्षण है, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्र के आधार पे भी आरक्षण दिया जाता है। तो ये सब क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा क्यों किया गया कि निचले तबकों के ऊपर उठकर आ सके, निचले तबके ऊपर उठकर आ सके, इसलिए ऐसा किया गया। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अब मतलब अस्पृश्यता, किसी के साथ छुआछूत वाला, अनटचबिलिटी, मतलब आप किसी के साथ छुआछूत वाला व्यवहार नहीं कर सकते। आप निम्न जाति का है, तुम हमसे फरके रहो, हमें काहे सट रहा है, ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं। वो छोटा जाति है, ऐसे तुम क्या है, ऐसे नहीं बोल सकते तुम छोटा जाति रहो, ये सीट पर नहीं बैठो ट्रेन में, ऐसे बोलिएगा ना तो आपके ऊपर केस कर देगा, समझे ना। तो ऐसा ये सब नहीं बोलिएगा। तो यहाँ पे बोला गया अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी, यहाँ पे बोला गया अनटचबिलिटी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा अभी भी छुआछूत है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी छुआछूत रहा है। अभी भी छोटे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसको बोलेगा नुखाटी पर बैठ जाएगा, क्या बोलेगा नीचे बैठो तुम छोटा जाति के हैं। तो ग्रामीण में भी की है, अभी भी की है, छुआछूत है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये सब ऐसा देखने के लिए अब उतना नहीं मिलता, क्योंकि शहर में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। सुबह उठता है 6 बजे, खाना बनाता है, खाता है, चल जाता है अपने ड्यूटी पे, फिर 8 बजे रात को बेचारा आता है, थकल मारल सूत जाता है। तो उसके ऊपर यहाँ टाइम ही नहीं है कि कौन पता कौन कौन जाति का है, के ऑफिस में दोनों ड्यूटी कर रहा है, कौन पूछता है, काम से यहाँ फुर्सतें नहीं है शहर में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग जानेंगे ना फल्ला जाति के, तुम खाटी पर नहीं बैठेगा, तुम नीचे बैठो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्रावधान अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह है, लेकिन अब क्या है वो खत्म
धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर एक कानून बनाया गया था, इसके ऊपर 1955 में कानून बनाया गया था छुआछूत के ऊपर। आप वो कुआं से पानी नहीं पिएंगे, आप छोटका जाति के हैं, आप मंदिर में नहीं प्रवेश कीजिएगा, अब छोटा जाति के। जीतन राम मांझी जो थे मुख्यमंत्री पहले, तो क्या पता कौन सा मंदिर गए थे, हमको नहीं मालूम है। तो मंदिर को उनको जाने के बाद मंदिर को धो दिया गया था। वो पूजा करके जब मंदिर से निकले थे तो मंदिर को धो दिया गया था। कहा बोलू छोटका जाति खकीन, यह लिए मंदिर धो दो। तो ये सब क्या है, अनटचेबिलिटी है, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके ऊपर 1955 में एक कानून लाया गया था। ठीक है, उस कानून को 1989 जाते जाते उसको सख्त बना दिया गया। क्या वैसा कोई करेगा तो उसको सीधा जेल हो जाएगा। प्रूफ अगर हो गया ना कि आपके साथ ऐसा कोई भेदभाव व्यवहार किया है तो उसको क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा उसके ऊपर। तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा किसी के साथ। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 18 को। ठीक है, 17 तक तो हम लोग देख लिए हैं, अब इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग 18 को देखेंगे। अब आर्टिकल 18 का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 18 का चर्चा कर रहे हैं। हम लोग 17 तक कर चुके हैं। ठीक है, 12 से 17 तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 18 का चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में बोला गया है उपाधियों का अंत। यहाँ पे जैसे कि उपाधि का मतलब क्या हुआ, पहले लोग रखते थे महाराजा का उपाधि, ठीक है, सर का उपाधि, नाइट का उपाधि, राय का उपाधि, बहादुर का उपाधि, विदेशी मतलब विदेश। जैसे विदेश से आपको कोई भी मतलब उपाधि आप दिया जाएगा ना आपको, तब वो उपाधि बिना भारत सरकार की अनुमति के आप नहीं ले सकते। तो पहले के लोग मतलब क्या रखते थे, उपाधि रखते थे। हमको महाराज के उपाधि मिलल है तो हमारा सर नाइट के उपाधि मिलल है। ठीक है, तो ये सब उपाधि क्या कर दिया गया, आर्टिकल 18 के तहत इसको खत्म कर दिया गया। यहाँ पर बोला गया कि उपाधियों का अंत, यहाँ पे कोई भी उपाधि नहीं चलेगा। उपाधि चलाना है तो यहाँ से बाहर चल जाओ, यहाँ से बाहर चलेगा। यहाँ पर भारत में कोई भी उपाधि नहीं चलेगा। अपने आप को कोई मतलब ये समाज से ऊपर नहीं समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपाधियाँ था, जितना भी उपाधि लोगों को दिए गए थे, यहाँ पे उसका अंत कर दिया गया। हाँ, अब यहाँ पे बोला गया नेशनल अवार्ड। हाँ, नेशनल अवार्ड आपको मिलता है जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब आपको अवार्ड मिलता है। तो उसका सरनेम के आगे नहीं लगाना है कि हम पद्मश्री अवार्ड हमको मिला, पद्मश्री अवार्ड गोरे लाल साहब, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके नाम के आगे आपको नहीं लगाना है पद्मश्री अवार्ड फलना साहब, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जो आपको उपाधि मिलेगा वो सर नेम उसके आगे नहीं लगाना है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हमको ये चीज़ का उपाधि मिला हुआ, लेकिन अपना सर नेम के आगे वो नहीं लगाएंगे, अपना नाम के आगे वो चीज़ नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, उसका अपना नाम के आगे वो चीज़ को नहीं लगाना है। आपको मिला है तो मिला है। हाँ, एक चीज़ में छूट दिया गया है इसमें, एजुकेशन में आप बोल सकते हैं ग्रेजुएट फलना सर। ठीक है, आप बोल सकते हैं इंजीनियर फलना सर। ठीक है, आप बोल सकते हैं इंजीनियर अभिषेक कुमार, इंजीनियर कोई और कुमार। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। आपका क्या रैंक है एजुकेशन में, आपका क्या रैंक है, 4, 5, 6, 8, क्या रैंक है, आप रैंक को लिख सकते हैं। ठीक है, आप रैंक को लिख सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप एजुकेशन में कर सकते हैं। लेकिन आप बोलिएगा कि आपको पद्मश्री भूषण मिल गया, हम उसका सर नेम के आगे लगा के घूमेंगे तो हमको लोग बुझेगा क्या कि इस पद्मश्री इसको अवार्ड मिला हुआ है। तो ऐसा आपको नहीं करना। ऐसा कीजिएगा तो आपका जो अवार्ड मिला वो रद्द कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको एजुकेशन में ये काम करना है। एजुकेशन में करना है, आप रैंक के आगे करना है, आपका एजुकेशन में क्या रैंक है। ठीक है, जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लगा सकते हैं, डॉक्टर प्रभात कुमार लगा सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन है तो जैसे कि एजुकेशन में डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर ये लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंजीनियर है जैसे तो आप इंजीनियर अभिषेक कुमार लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे अधिक किया गया, लेकिन आप इसको सरनेम में नहीं लगा सकते पद्म भूषण को, नेशनल अवार्ड को। और यहाँ पे जो उपाधि सब लेके आप घूम रहे थे इतना दिन से पहले से, ये अब उपाधि लेके नहीं घूमिएगा आप, नहीं तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आर्टिकल 12 से 18 तक में हम देखें, कल इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे 18 से 35 तक में। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 18 से 35 तक में। आज तक हमारा वीडियो यहीं तक रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।